चलो हाँ स्टार्ट कर रहे हैं। पेज नंबर 185 पे इन्होंने टॉपिक का नाम रखा है रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स। अपने सिंपल टर्म्स में इसको नाम दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सेट थियरी। स्कूल टाइम में कहीं कुछ पढ़ा हो सेट थियरी, प्रोबेबिलिटी में था, ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं क्या कंसेप्ट है। चलो ध्यान दो, सेट थियरी का जो कंसेप्ट है, अच्छा इसमें एक वो वेन डायग्राम वाला टॉपिक भी आता था, देखो वो तो याद आ जाएगा अभी। चलो याद है ऐसा कुछ, यूनियन इंटरसेक्शन है ना, वो मास्टर कार्ड का सिंबल है, वैसे दिखता है, ठीक है। हाँ अभी एग्जैक्टली क्या कंसेप्ट है इसके ऊपर बात कर लेते हैं। सेट थियरी में उन्होंने बोला है एक सेट का मतलब क्या है, सेट की डेफिनेशन है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इसको एक ग्रुप में अगर हम क्लासिफाई करें तो दैट इज कॉल्ड अ सेट। कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो वेल डिफाइंड है और यूनिक है, मतलब रिपीटेशन नहीं होता उसके अंदर, वैसा है। मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे अपने कल बात कर रहे थे नंबर सिस्टम में, ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सपोज मैं ऐसा बोल रहा हूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो ये वेल डिफाइंड है, यूनिक नंबर्स है, ठीक है। अपने ने इसको नाम दिया हुआ था एन करके, और एलिमेंट्स में क्या क्या था 1 2 3 4 5 चलता रहेगा। अच्छा कोई भी नंबर रिपीट हो रहा है क्या? अच्छा अगर मैंने बोल दिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो आपके माइंड में एकदम क्लियर है कौन सा नंबर आएगा कौन सा नहीं आएगा, या कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन है? नहीं, एकदम क्लियर है कि भाई नेचुरल नंबर्स बोला है मतलब 1 से लेके इन्फिनिटी तक जाएगा। अच्छा मैं बोल देता हूँ सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, आपके दिमाग में क्लियर है यही 5 नंबर आएंगे, ठीक है। और कोई एक्स्ट्रा नंबर आ सकता है? कोई कंफ्यूजन कि ये आएगा नहीं आएगा पता नहीं, ऐसा नहीं है ना। तो एक सेट को हम क्या बोलते हैं, वेल डिफाइंड ग्रुप ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ये इसकी डेफिनेशन है। वेल डिफाइंड है और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है, कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है, और वेल डिफाइंड का मतलब आपको क्लियरली पता है कि इसके अंदर क्या आएगा क्या नहीं आएगा। क्लियर हुआ? अब किसी भी सेट को या किसी भी ग्रुप को अगर कोई नाम देना है तो कैपिटल अल्फाबेट का यूज किया जाता है, पहला पॉइंट तो ये है। और प्रेजेंटेशन के लिए हम यहाँ पे वो कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करते हैं, समझ आया? जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको डिवाइड करने के लिए कॉमास का यूज करना है, और ऑर्डर स्पेसिफिक यहाँ पे नहीं होता है। अब ये 1 2 3 4 5 को मैं किसी भी ऑर्डर में लिख दूं कोई फर्क नहीं पड़ता है, 5 टर्म्स है 1 2 3 4 और 5, अब उल्टा भी लिख दोगे तो भी चलेगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। आया समझ? तो सेट थियरी में किसी भी सेट को इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, वेल डिफाइंड ग्रुप ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। कोई कंफ्यूजन? अब इसमें ना टाइप्स ऑफ सेट बहुत सारे, तो वो हमें समझने, फिर ये वेन डायग्राम समझना है, यूनियन इंटरसेक्शन क्या होता है, वो सब चीजें क्लैरिफाई करनी है। इसमें यहाँ तक कुछ नहीं समझ आया, कुछ पूछना है तो बताओ। क्लियर है? अब ये जो मैंने पहले बोला सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इसकी क्वांटिटी कितनी, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके सेट में होंगे? इनफाइनाइट। तो एक टाइप हो गया दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। मैं नाम लिख देता हूँ, आप फिर खाली नोट कर लेना उसको। इनफाइनाइट सेट, उसके अंदर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे आपको बोला फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, तो क्वांटिटी वाइज ये फाइनाइट सेट है कि इनफाइनाइट? फाइनाइट है, क्वांटिटी गिन सकते हो। तो एक कैटेगरी ये हो गई फाइनाइट सेट। मैं आपको सारे टाइप्स एग्जांपल से समझा देता हूँ। एक और क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, नेचुरल नंबर की बात हो रही है, नेचुरल नंबर बिटवीन 2 and 3, नेचुरल नंबर बिटवीन 2 and 3, 2 और 3 के बीच में कोई नेचुरल नंबर आता है क्या? नहीं, तो कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं। तो अगर मैं उसका सेट बनाने जाऊंगा तो उसमें कुछ लिखने के लिए है मेरे पास? अच्छा 0 लिख सकता हूँ, 0 तो फिर एक एलिमेंट हो गया ना, तो इसको खाली छोड़ना पड़ेगा। तो ये जो टाइप है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड नल सेट, वॉइड सेट, या फिर बोलते हैं एम्प्टी सेट। ये सारे नाम यहाँ पे यूज होते हैं, ये भी एक टाइप हो गया। अब नल वॉइड या एम्प्टी सेट जो है, आप या तो ऐसे प्रेजेंट कर लो, या इसके लिए एक सिंबल यूज होता है, ठीक है। इस सिंबल का भी एक नाम है, 5। वो ग्रीक अल्फाबेट है, अल्फा बीटा गामा का जो चलता है ना, आयोटा मैंने आपको बताया था, ये उसी में से है 5। दिस इज अ सिंबल। ये सिंबल जो है ये बताता है कि नल सेट है। अच्छा फिर इसको ना मिक्स करके मत लिख देना, कितनी बार स्टूडेंट्स फिर ऐसे करते हैं, ये वापस एक एलिमेंट बना दिया आपने, सेट के अंदर लिख दिया। सेट के अंदर कुछ नहीं लिखना है, इसको खाली रखना है, ये गलत प्रेजेंटेशन है। इन दोनों में से कोई भी चलेगा, ठीक है। क्लियर? अब नेक्स्ट मैं बोल रहा हूँ नेचुरल नंबर बिटवीन 2 and 4। अब है ना आंसर 3, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेट बनेगा उसमें एक एलिमेंट आएगा दैट इज 3, सिंगल एलिमेंट आ रहा है, इसके लिए भी एक नाम है, सिंगलटन सेट। मतलब सिंपली एक टर्म होगा इसके अंदर, ये एक एलिमेंट होगा, उसको बोलेंगे सिंगलटन सेट।
तो ये कुछ टाइप्स हैं यहाँ पे, फाइनाइट, इनफाइनाइट, नल सेट, वॉइड सेट, सिंगलटन सेट, ये सब टर्म्स ध्यान रखने। एक बार इतने लिख लो, फिर आगे और ऐड कराता हूँ, ये नोट कर लो, ये भी लिख लेना। चलो हो गया, लिख लिया। इतना तो मैंने नहीं लिखा जितना आप लोग, जितना है उतना ही लिखना है। हाँ, बातें बस थोड़ा सा ही है, आधा टॉपिक तो हो गया सेट थियरी, आधा और बचा है। चलो ध्यान दो। हाँ ये जो अब सुन लो, जो ये सेट के बारे में प्रेजेंटेशन है या जैसे हम सेट बनाते हैं, उसके लिए दो नाम होते हैं। एक को बोलते हैं लिस्ट फॉर्म और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, दो फॉर्म होते हैं, प्रेजेंटेशन की बात है। लिस्ट फॉर्म में अगर कोई एग्जांपल मैं लिखाऊं तो फिर ऐसे, जैसे अभी वो अपने टॉपिक देख रहे थे नेचुरल नंबर्स के बारे में, ये जो प्रेजेंटेशन है दिस इज कॉल्ड लिस्ट फॉर्म। ऑलरेडी मैंने बता दिया, सिर्फ नाम दे रहा हूं मैं। सेट बिल्डर फॉर्म में अगर ये सेम चीज को लिखना हो तो प्रेजेंटेशन कैसा होगा वो समझना। इसमें ऐसे लिखते हैं, x is a variable such that x belongs to n where x is less than or equal to 5। ऐसा कुछ फॉर्म देखा होगा अगर आपने सेट थियरी पढ़ा है। थोड़ा अजीब सा फॉर्मेट है ये, इसको देख के लगता है ये अच्छा है, ठीक है, इसको देखने का मन नहीं करता क्योंकि इसमें दिमाग लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है किसको बिलोंग करता है, लेस देन, ग्रेटर देन, एक तो ये समझ नहीं आता। ये अभी भी किसी को कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कौन सा साइन है, ये लेस देन है, ग्रेटर देन है, कौन बड़ा है कौन छोटा है समझ नहीं आता। लिख तो दिया, अभी x बड़ा है कि 5 बड़ा है पता नहीं, है ना। तो याद कैसे रखते थे, कुछ ध्यान है? स्कूल में आपको सिखाया होगा ये, वो इसको मगरमच्छ की तरह समझाया जाता है। बोले मगरमच्छ है, इसका मुंह जिसकी तरफ है ना वो बड़ा है, और सीधी बात है उसको भूख लगी होगी तो जो बड़ा होगा उसी की तरफ देखेगा ना कि भाई इसको खा जाता हूँ और क्या। तो ये मगरमच्छ का मुंह है, जिस तरफ इसका फेस है ना वो बड़ा नंबर है, ये सिखाया था आपको। अच्छा, फिर ये इक्वल टू, अब यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है मुझे बताना, एक तो ये चीज है, एक ये है, ऐसा कुछ है। चलो ये हटा देते हैं। ये दोनों में फर्क है कुछ या सेम है? बोलो फर्क है, क्या फर्क? अच्छा अच्छा रुको रुको रुको, नहीं झगड़ा मत करो, लो हाँ अब बता दो, दोनों का आंसर सेम आएगा अलग आएगा? सेम आएगा। या सेट वाले केस में सेम आने वाला है, x लेस देन और इक्वल टू 5 में भी आंसर 1 2 3 4 और 5 आएगा, क्योंकि यहाँ इक्वल टू लगा दिया तो 5 इंक्लूड कर लिया। या लेस देन 6 लिखा है तो भी तो 5 पे रुक जाओगे। तो ये दोनों बातें सेम है, समझ आ रहा है? तो लेस देन इक्वल टू है या लेस देन है, तो नंबर चेंज कर दिया तो फर्क हो गया ना। अब मैं यहाँ पे भी इक्वल टू लगा दूं तो फिर चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे फिर 6 इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिकली ये दोनों चीजें यहाँ पे सेम हो गई। तो कैसे प्रेजेंट किया हुआ है, ग्रेटर देन है, लेस देन है, इक्वल टू है, आपको ध्यान रखना है। मेरा यहाँ पे पॉइंट ये था कि दोनों मेथड्स का नाम क्या है, लिस्ट फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये एज एन एग्जाम्पल आप लिख लो। इन्होंने सेट थियरी समझाया तो है, लेकिन फिर टॉपिक रख के ना ये सब बेसिक बातें नहीं बताई। तो अगेन फिर जितना है उतना आधा अधूरा पढ़ेंगे, कोई फायदा नहीं है। बेटर है आप बेसिक्स तो उसके नोट कर लो, क्या एज अ टॉपिक आप इसको रिवाइज करोगे ना तो आपको बेसिक पता होना चाहिए, नहीं तो मजा नहीं आएगा फिर पढ़ने में। हाँ ये बिलोंग्स टू का साइन है, थोड़ा ई फॉर्म में लिखते हैं। बिलोंग्स टू मतलब x जो है इस सेट का हिस्सा है। x एक वेरिएबल है जो सेट n को बिलोंग करता है। n इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो वहां से ना उसकी कैटेगरी तो डिफाइन हो ही गई। बट अब नेचुरल नंबर्स तो इनफाइनाइट होते हैं, तो कौन से वाले लेने वो यहाँ से पता चलेगा, ठीक है। तो दिस इज बिलोंग्स टू x सच दैट x इज अ वेरिएबल। पहले हमने वेरिएबल डिफाइन, वेरिएबल x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है। तो आपने किसको वेरिएबल बनाया भाई, x को। फिर ये स्लैश करके लिखा कि अब x जो वेरिएबल है जो हमने डिसाइड कर लिया वो n को बिलोंग करता है और 5 के बराबर या उससे कम हो सकता है, तो आपको पूरा पता चलेगा। आपको वेरिएबल x के बदले अगर z मानना होता, क्योंकि x क्या याद रखने वाली चीज नहीं है, आप चेंज कर सकते हैं। ठीक, जिनको नहीं समझ आया आजू बाजू वालों को पूछ लो, हाँ जो एक्सपीरियंस्ड है वो हंस रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे y भी लिख सकते हो। तो वेरिएबल जो भी डिफाइन करना है आप करो ना, x डिफाइन करना है, y करना है, आपकी मर्जी। तो अगर इससे कुछ प्रॉब्लम हो रही है पर्सनली तो आप y लिख सकते हो। z का ऑप्शन भी है,
ठीक है, डन हो गया ये। तो सेट बिल्डर और लिस्ट फॉर्म कंप्लीट। अब कुछ और टर्म्स देख लेते हैं, इसके ऊपर चलते हैं, मास्टर कार्ड। और कुछ था? हाँ चलो चलो, बातें नहीं, यहाँ ध्यान देंगे। ये सब कुछ टर्म्स है। अगेन एक एग्जांपल फॉर्म करूंगा वेन डायग्राम का, तो उसमें मोस्टली सारी चीजें कवर हो जाएंगी, तो इतना टेंशन लेने की बात नहीं कि इतने सारे और टर्म्स आ गए, ऐसा कुछ नहीं। ये तो लिख लिया ना, लिस्ट वाला और सेट बिल्डर। चलो सबसे पहले बात कर रहे हैं यूनिवर्सल सेट की। यूनिवर्सल सेट, इसका नाम यू रखा हुआ है, कैपिटल यू, और इसमें एलिमेंट्स कितने, 1 से लेकर 10 तक। यूनिवर्सल सेट का मतलब यह है कि इसके बाहर कुछ नहीं है। यूनिवर्स का मतलब क्या, इसमें सब कुछ आ गया। यूनिवर्सल सेट का मतलब इसके अंदर सब कुछ आ गया। तो अगर आपने यूनिवर्सल सेट डिफाइन किया 1 to 10, तो इसके अलावा कोई 11 एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये अपन इस सम के लिए मान के चलेंगे, इसलिए इसको यूनिवर्सल बोलेंगे। तो ये जो आपका पूरा प्लेन है ना, ये दिस इज रिप्रेजेंटिंग यूनिवर्सल सेट। तो ये सारे नंबर्स इसी के अंदर होंगे। अब किसी पर्टिकुलर सेट में होंगे या यहाँ पे होंगे वो डिपेंड करता है, बट 1 to 10 ये पूरा प्लेन है, इसके बाहर कुछ नहीं है, इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं। क्लियर? अब कुछ सेट डिफाइन कर लेते हैं, जैसे ए और बी बोले हुए। ठीक है, ये है सेट ए और बी। अब देख लो, अगर इसको वेन डायग्राम में अपने यहाँ पे प्लेस करते हैं तो कैसे दिखेंगे। ऐसा कुछ कॉमन नहीं लिया ना मैंने, कॉमन ले लेते हैं, फिर यूनिवर्स अपना इंटरसेक्शन में प्रॉब्लम आएगा। चलो ऐसे रख लेते हैं। सेट ए है 1 2 5 7 8, सेट बी है 3 4 6 7 8। अब इसको यहाँ पे प्लेस करना है तो कर सकते हैं। देखो ये पूरा सेट ए है, ये पूरा सेट बी है। जो कॉमन एलिमेंट्स कुछ है वो हम बीच में लिखेंगे, अदरवाइज आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कॉमन एलिमेंट्स कौन से, 7 और 8, तो वो आप पहले यहाँ पे लिख दो। अब जो ए में रिमेनिंग एलिमेंट्स बचे वो कौन से, 1 2 और 5, यहाँ पे 3 और 4 और 6। अच्छा, और कुछ जो यहाँ पे कवर नहीं हुआ, 9 10 ए और बी किसी में नहीं आ रहे, तो अपने अंदर लिखेंगे नहीं उसको, तो कहाँ पे लिख सकते हैं, बाहर इतनी जगह है, कहीं भी लिख दो, क्या फर्क पड़ता है। समझ आया? तो यही है यूनिवर्सल सेट का आपका प्लेन, उसमें से 2 सेट ए और बी, और बाकी चीजें अब इसमें से डिराइव हो जाएंगी। अब बात कर रहे हैं यूनियन की। यूनियन का मतलब 7 8 नहीं, यूनियन मतलब दोनों सेट का मर्जर। सिंबल कुछ इस तरीके से था, ए यूनियन बी, याद आ रहा है कुछ? ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स आएंगे, बातें मत करो बीच में। हाँ बोलो। सारे आ जाएंगे, 9 और 10 नहीं आएंगे क्योंकि ए और बी दोनों में बिलोंग नहीं करते, वो तो बाहर है। ठीक है, अच्छा अब इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट जो दोनों को बिलोंग कर रहे हैं, ये वाला जो पोर्शन है, वैसे हाईलाइट करवाते थे ना इंटरसेक्शन यूनियन, तो ये आएगा 7 और 8, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी। चलो अब कॉम्प्लीमेंट, कुछ याद है? हाँ, कॉम्प्लीमेंट मतलब अदरवाइज। अब जैसे सिंपल अपना यहाँ पे सेट ए है, ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, तो उसका सिंबल कुछ ऐसा था, ऊपर ये डैश लगाते हैं, दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो ए में नहीं है लेकिन यूनिवर्सल सेट में है। अगर इसको सिंपल तरीके से फॉर्मूला वाइज लिखे तो ऐसे दिखेगा, यू माइनस ए, ऐसे समझ लो। यूनिवर्सल सेट में से ए के सारे एलिमेंट निकाल दो, अदर देन ए कौन से एलिमेंट्स है, वो होगा ए का कॉम्प्लीमेंट। समझ आ गया? तो यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, 3 4 6 9 और 10। समझ आए कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करना है? वैसे बी कॉम्प्लीमेंट भी निकाल सकते हो, आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट।
कोई कंफ्यूजन? यूनिवर्सल सेट में से, क्योंकि यूनिवर्सल ही तो लिखा है 1 to 10 जो है ये पूरा यूनिवर्सल है, उसमें से आप ए वाले सारे निकाल दो, जो बचे 3, 4, 6, 9 और 10 सारे आ जाएंगे। तो देखो ये आए ना यूनिवर्सल वाले 9 और 10, अगर मैं बी में से माइनस करता तो फिर 9 और 10 नहीं आते, और फिर वो यूनिवर्सल वाले का मतलब ही क्या हुआ, वो अलग चीज हो गया। बी माइनस ए कर रहे हो, उसमें कोई कॉम्प्लीमेंट फाइंड नहीं हो रहा। जब भी किसी भी सेट का हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, इट इज ऑलवेज कंपेयर्ड विद द यूनिवर्सल सेट, ये फिक्स है, इसलिए उसको मैंने पहले एज अ फॉर्मूला लिख दिया। अब क्लियर, पता चला ये? ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट वाला टर्म भी कवर हो गया। फिर बात करते हैं सबसेट और सुपर सेट की। पहले आप ये लिख लो, फिर मैं समझाता हूँ, फिर लिखना पड़ेगा तो फ्रेम से बाहर हो जाएगा। आप इतना नोट कर लो, फिर ये 2 पॉइंट्स पे बात करते हैं, सबसेट और सुपर सेट। वो तो खाली एक उसकी लोकेशन, बाकी कुछ नहीं। हाँ, प्रेजेंटेशन के पॉइंट में तो पूछ लो। कॉम्प्लीमेंट वाला, जो कॉम्प्लीमेंट वाले में सिंपल ये फॉर्मूला, और बाकी लोग बातें नहीं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट वाला टॉपिक फिर से समझ लो। कोई भी एक पर्टिकुलर सेट है, जैसे सेट ए है, इस सेट ए में कौन से एलिमेंट्स है वो आपको दिख रहा है। कॉम्प्लीमेंट मतलब इसका ऑपोजिट, ऐसे एलिमेंट्स जो इस सेट में नहीं है, वो जो नंबर्स होंगे वो इस सेट का कॉम्प्लीमेंट या ऑपोजिट सेट माना जाएगा। तो ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ए डैश। अब कैसे फाइंड करें? तो टोटल जो भी है यूनिवर्स में वो यही है, इसमें से ए में कौन कौन से आ रहे हैं वो तो आपको पता है। अब जो बाकी एक्स्ट्रा टर्म्स है वो सारे कौन से हो गए, उसके कॉम्प्लीमेंट। तो आपको यही फॉर्मूला यूज करना है, यूनिवर्सल में से ये सारे टर्म्स माइनस कर दो, जो रिमेनिंग बचे वो ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, डन। और कुछ, और कोई पॉइंट में किसी का डाउट? नोट कर लिया ये सब या बाकी? बाकी है? बातें कर रहे हो, जल्दी लिखो। यूनियन ये रहा, लिखा तो है। यूनियन मतलब मर्ज हो जाएगा ना, दोनों सेट का टोटल हो जाएगा। इसमें यूनियन इंटरसेक्शन मतलब ये वाला पार्ट है, देख लो, इंटरसेक्शन इज दिस पोर्शन, ये इंटरसेक्शन है, ये पूरा यूनियन है। यूनियन मतलब दोनों सेट मर्ज हो जाएंगे। अब आपको पता है कि सेट में हम डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स लिखते हैं, वेल डिफाइंड ग्रुप ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, तो रिपीट नहीं होगा। तो भले ये दोनों में 7, 8 वैसे रिपीट हो रहा है, बट हम यहाँ पे रिपीट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ क्वांटिटी मैटर नहीं करती है, यूनिकनेस मैटर करती है। भले यहाँ 7, 8 दोनों में था, हम तो एक ही बार लिखेंगे, वैसा होता है। ठीक है, और इंटरसेक्शन तो कॉमन एलिमेंट आपको पता ही है। एक और सेट डिफाइन कर रहा हूं, ये आगे के टॉपिक के लिए ऐड कर रहा हूँ, सबसेट और सुपर सेट। ठीक है, अब ये सब नोट हो गया, यूनियन इंटरसेक्शन तो लिख लिया। ठीक है, तो हटा रहा हूँ उसको। अब सबसेट पे ध्यान दो। सबसेट का मतलब है एक सेट जो दूसरे में से बना हुआ है, दैट इज अ सबसेट। बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे जो एग्जांपल है उससे आपको बता देता हूँ। जैसे सेट ए है, अगर आप देखोगे तो इसके सारे एलिमेंट्स सेट यू में से ही डिराइव्ड है, बाहर से कुछ है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि सेट ए इज अ सबसेट ऑफ यू। सबसेट मतलब उसी में से बना है, नो एक्स्ट्रा एलिमेंट। जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे इसी सेट में से है। तो ए जो है यू का सबसेट हो गया, छोटा सेट हो गया, और यू जो है वो ए का सुपर सेट हो गया। ठीक है, क्योंकि सारे एलिमेंट्स इसी में से डिराइव किए उसने। सो दिस इज अ सुपर सेट एंड दिस इज अ सबसेट। पता चला? तो दोनों टर्म्स आपस में कनेक्टेड है। और भी एग्जांपल्स ले लो, ऐसा बोल सकते हैं। बोलो, आप ही बताओ। बी इज अ सबसेट ऑफ यू, सही है, सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल में, उसके बाहर से कुछ है ही नहीं। अच्छा, और यहाँ पे आप देख लो, सेट सी है और बी है, ऐसा बोल सकते हैं सी इज अ सबसेट ऑफ बी। ये एकदम ऐसा सी जैसा नहीं लिखते, थोड़ा सा ऐसे लिखा जाएगा। ये रिलेशन सही है, क्योंकि इसमें सी में जितने भी एलिमेंट्स है 4, 6 और 7 सारे कहाँ से डिराइव्ड है? बी में से। समझ आ रहा है? अच्छा, ऐसा भी बोल सकते हैं, यूनिवर्सल के बाहर तो कुछ है ही नहीं, तो जितने भी सेट है सारे यूनिवर्सल के तो सबसेट होने ही वाले हैं, उसमें तो कोई डाउट नहीं। अच्छा, नेक्स्ट, सही है।
2 और 5 उसी में से आया। अब अगर मैं यहाँ पे डी में एक एलिमेंट ऐड कर दूं, क्या रिलेशन एग्जिस्ट करेगा? नहीं, क्योंकि देखो डी में जो एलिमेंट्स है 2, 5 और 9 वो सारे ए में से नहीं है, क्योंकि ए में 9 बिलोंग नहीं करता, तो फिर ये रिलेशन उस पॉइंट पे गलत हो जाएगा, समझ आए? और 9 हटा दूंगा तो फिर रहेगा। आया समझ में? तो दिस इज सबसेट एंड सुपर सेट, इतना ही टॉपिक है, इसके अंदर और कुछ नहीं है। अच्छा, किसी भी पर्टिकुलर सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं वो पॉइंट पे बात कर लेते हैं। ये छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, डी वाला। 2 एलिमेंट्स है 2 और 5, इसके सबसेट कितने बन सकते हैं? एक तो देखो जो नल सेट होता है वो सबका सबसेट होता है, इम्प्लाइड सी बात होगी, तो एक वो आ जाएगा नल सेट। दूसरा 2 सिंगलटन सेट, 5, अच्छा ये खुद भी तो आएगा, समझ आ रहा है? अब ये जो पूरा सेट बना इसको अपने क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट डी। कितने आए? 4 आ गए, 1 2 3 4। अच्छा यही अगर सी होता 4 6 और 7, इसके कितने सबसेट बन सकते थे? एक तो नल सेट बनेगा, एक सिंगलटन सेट 4, एक सिंगलटन सेट 6, एक 7, 4 तो हो गए। और कुछ? 2 का कॉम्बिनेशन भी तो बनेगा ना, 4 और 6, 4 और 7, 6 और 7, वाइस वर्सा लिखने की जरूरत है, 6 4 7 4, क्योंकि ऑर्डर स्पेसिफिक होता नहीं है, ठीक है? अच्छा ये खुद भी तो अपना सबसेट होगा, 4 6 7, कितने हो गए? ये 5 हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं। 4 तो यही हो गए, 3 7 और 1 8, समझ आए? तो 8 सबसेट हो रहे हैं अगर 3 एलिमेंट्स है किसी भी पर्टिकुलर सेट में। तो अब 4 एलिमेंट्स होंगे तो सबसेट बढ़ते जाएंगे। इसको गिनने का एक शॉर्टकट फॉर्मूला होता है, किसी भी पर्टिकुलर सेट में कितने नंबर ऑफ सबसेट हो सकते हैं आप मैन्युअली लिखे बिना कैलकुलेट कर सकते हो। उसका फॉर्मूला है 2n। नंबर ऑफ सबसेट्स फाइंड आउट करने हो, डायरेक्ट फॉर्मूला है 2n, टैली कर लो। जहाँ पे 2 एलिमेंट्स थे, यहाँ पे 2 एलिमेंट्स थे, कितने सबसेट आए थे? 4, 2 आ गया 4। यहाँ पे कितने एलिमेंट्स थे? 3, तो क्या करोगे? 2 कितना होता है? 8, ये रहे आपके 8 सबसेट। पता चला? तो ये डायरेक्टली भी गिन सकते हैं। तो कहीं अगर नंबर ऑफ सबसेट्स आपको पूछे हो, नेम नहीं करने, सिर्फ क्वांटिटी बतानी है, 2n, तो ये एज अ फॉर्मूला आप नोट करके रख सकते हैं। ठीक है, डन। इसके साथ सेट थियरी वाला टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट है, जितना है उससे ज्यादा ही बताया आपको, तो इससे ऊपर और कुछ नहीं। नहीं इतना भी ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत ही है। लिख लो, नोट कर लो, सबसेट सुपर सेट क्या है, ये एग्जांपल्स लिख लो, ये रिलेशंस लिख लो। किसको डिनोट करने का डिफरेंस? जो छोटा सेट है